नमस्कार दोस्तों, युग करवट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। खबरों से पहले आज कुछ राजनीतिक मसलों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां जी। सलाम जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशिष जी, थैंक यू। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज दिल्ली में हुआ। दिल्ली पुलिस कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को हवाई जहाज में चढ़ने से रोकती है। असम पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर ट्रांजिट रिमांड माना जाता है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है। क्या लग रहा है, क्या सब चल रहा है? पता नहीं, मेरी समझ में यही नहीं आता आशिष जी कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। एक खामखाई विपक्ष को एक इशू दिया जा रहा है। असल में उनके खिलाफ 3 जगह पे एफआईआर है। उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में है और असम में है। तो दिल्ली पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती, उत्तर प्रदेश कोई कार्रवाई नहीं करती, असम पुलिस कार्रवाई करती है। दरअसल वहाँ पे कल कांग्रेस का रायपुर में जो एक अधिवेशन होने जा रहा है, तो अब उस अधिवेशन से किस भारतीय जनता पार्टी या सरकार को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, मैं नहीं समझता। बट एक इशू ज़रूर दे दिया विपक्ष को, और विपक्ष का कहना ये है कि जो अधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस का, उससे बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी, बौखलाहट में हैगी। और क्योंकि 3 दिन पहले वहाँ पे छापे मारे गए कांग्रेस नेताओं के यहाँ। वो अलग बात है कि उन पे कई मामले चल रहे थे कोयले को लेकर, लेकिन ऐसे टाइम पे टाइमिंग, एक्चुअल में पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो उस पर जाहिर है इशू बनेगा। अब ये रायपुर में अधिवेशन चल रहा है, आपने पवन खेड़ा को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो है उनको बयान विवादित दे दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को करेक्ट किया है, लेकिन एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर तो बहुत हो रही है देश में। आप बताओ कि सभी में गिरफ्तारियां हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायल होता है, केस होता है, जांच होती है। कुछ धाराएं ऐसी होती हैं, 120B में उनको शायद नाम रखा है। कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिसमें आप पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। चलिए मानना कि क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला था, वो ठीक है। बट असम से पुलिस क्यों आती है? जब दिल्ली वाली थी तैयार थे, बैठे थे। कल ही रिपोर्ट दर्ज हुई है, आज ही एफआईआर हो रही है, क्योंकि सारे लोग वहाँ जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि पता नहीं एडवाइज़र कौन है इस समय बीजेपी का, जो खामखाई विपक्ष को बेवजह एक इशू दे देता है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि पवन खेड़ा की जबान फिसल गई थी और इसके लिए वो माफ़ी मांग भी चुके हैं। तो शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेल भी उनको दी थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा उन्होंने, कांग्रेस के वकीलों ने, उन्होंने कहा कि जिन धाराओं में उनको एफआईआर हुई है तो उसमें कहीं अरेस्टिंग भी नहीं है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वो माफ़ी मांगे। तीसरा उन्होंने कहा कि वो एक कार्यक्रम में जा रहे हैं और इस तरह से उनको वहाँ रोकना, उस पर एयरपोर्ट से अरेस्टिंग करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, इसे माननीय उच्च न्यायालय ने एकदम तत्काल इस पर सुनवाई की है, और अब इस चीज़ पर सुनवाई सोमवार को होगी कि तीनों एफआईआर जो हैं वो एक ही जगह उनकी सुनवाई हो। मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक हो गई है। तो आपने देखा ना, आपने काम भी किया और चिरा लेदर भी हो गई। पूरे में इश्यू बन गया, और ये भी हो गया कि जानबूझ के कांग्रेसी नेताओं पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पे एक्शन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें से 2024 से पहले जो माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अभी हम देखने को मिलेंगी। इस मामले पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी जी का अडानी का प्रेम सर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस के बल पर वो लोग देश चलाना चाहते हैं। एक नेता ने डरपोक तानाशाह कहा है। फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ गिरफ्तारी क्यों, पवन खेड़ा का एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया आपने? जाहिर है, मैंने भी कहा ना आपसे वही वाली बात कि उसमें एक इशू दे दिया, बेवजह का इशू। अगर पवन खेड़ा को जाना था तो उनको जाने देते, नहीं था अगर उनकी अरेस्टिंग भी करना थी तो उनको पहले कर लेते, घर पे कर लेते। कल एफआईआर ये मॉर्निंग में कर लेते। जाहिर है कि उनके पास तो सारी एजेंसीज हैं, उनको पता है कब निकलेंगे घर से। अगर ये वहाँ जाने से पहले कर ले तो मैं समझता हूँ शायद इतना इशू नहीं बनता कि बाकायदा आपने हवाई जहाज़ रोका, सब लोगों के लिस्ट चेक हो रही है, फिर आप उनको रोक रहे हैं, फिर दिल्ली पुलिस जा रही है, फिर असम पुलिस आ रही है। मुझे लगता है कि बेवजह खामखाई एक बहुत ड्रामा है ये, और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी बेवजह निशाने पे आ जाती है। और सरकार, अब भले चाहे सरकार के इशारे पे काम हो रहा हो, नहीं हो रहा है, वो क्या अलग इशू है, बट विपक्ष को तो मौका मिल गया ना। अच्छा, आपने कल लिखा था शेरवानी, विधानसभा में शेरवानी, और बात ये है कि कपड़े और खजूर भी अब धर्म विशेष के हो गए हैं। वो पहले जो बात विधानसभा में जो ये शेरवानी का एक कल्चर देखे गए, अखिलेश, क्या संदेश आप? देखिए, मैंने आशीष जी कल भी लिखा था और हम लोग ने डिस्कस भी किया था, हम लोग बैठ के बात भी कर रहे थे कि
ऐसा माहौल हो गया है कि अब लोगों के पहनावे पे भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है, खाने पे होने लगा है, आप क्या पहनते हैं, क्या पसंद, आपकी पसंद क्या है, इस पे भी होने लगा है। एक राजनीति की तस्वीर जो बदल रही है ना, वो बहुत अजीब और गरीब है। खजूर है, फल है, उनका ये अल्पसंख्यकों मुसलमानों की है खजूर, जबकि सभी खाते हैं। शेरवानी सभी पहनते हैं, आजकल के हमारे युवा बहुत पहनते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो अमूमन बहुत टाइम से ज़माने से उसको मुसलमान ही पहनते आए हैं, नवाबों के ज़माने से चला आ रहा है शेरवानी का। लोग अलीगढ़ के लोग एमयू वाले सब वही पहनते हैं। अब ऐसे टाइम पे आपने विधानसभा में आप शेरवानी पहन के आ गए, क्या था भाई ये? मैं इस चीज़ को सही नहीं मान रहा था कि आप खामखा एक इशू दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं, सारे शेरवानी पहन के वहाँ पे आ गए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों ने कहा कि साहब आज़म खान साहब शेरवानी पहनते थे हाउस में, तो उनका समर्थन है, उनके प्रति वो आए हैं। किसी ने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए आए। अब कपड़ों पर भी राजनीति हो रही है, जो ठीक नहीं है। पहनावे पर राजनीति नहीं होना चाहिए, खानों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ जातीय धर्म पे तो राजनीति होना ही चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी कि आज हम जाति और धर्म के आसपास ही बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहे हैं, इससे उठ ही नहीं पा रहे हैं। कल अच्छा बजट पेश हुआ, उस पर बात होती, अगर सरकार ने अच्छा बजट पेश किया तो उस पर भी उनकी वाहवाही होती, कमी होती तो उस पर करते। कहीं नहीं, 2 घंटे चैनल पर चला साहब शेरवानी शेरवानी शेरवानी। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, और 2024 से पहले इस तरह का माहौल बन रहा है। अब मतलब शेरवानी की क्या ज़रूरत थी? शेरवानी पहन के आगे एक विधायक जी कह रहे थे कोई पाबंदी है, पाबंदी तो नहीं है, किसी पाबंदी नहीं, बट एक मौका होता है भाई, शादी में पहन के जाइए, अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, लोग जाते हैं पहने, कभी इशू नहीं बना, ठीक है। अब आप पता चला कि विधानसभा में, पार्लियामेंट में एक ही दल के लोग शेरवानी में जा रहे हैं, ठीक है। आप भगवा कलर पर ले कहते हैं, आप भगवा कलर पहन के अगर मान लो सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक भगवा पहन के चले जाते, तो ये यही विधायक समाजवादी पार्टी के शोर मचाते, भगवा भगवा करते, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अच्छा, बजट की आपने बात की, तो यूपी के बजट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने जो है सभी को उसमें छुआ है, युवाओं के लिए भी है, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए बहुत योजनाएं इसमें आप देखिए, और मतलब किसानों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। मुझे लगता है कि ये भी 2024 के लोकसभा चुनाव की एक तस्वीर है, और जिस तरह से बजट पेश किया गया कहीं ना कहीं इसको ज़रूर लाभ मिलेगा। पश्चिम में भी बहुत कुछ दिया है, बुंदेलखंड के लोगों को भी बहुत कुछ दिया है, तो मुझे लगता है कि बजट को आप सही कह सकते हैं। अच्छा, विधानसभा में कल भी हंगामा हुआ, विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ। अखिलेश यादव जातीय जनगणना पढ़े हुए हैं जी, उन्होंने हाउस में कहा है कि जब सब बिहार में और फला जगह होती थी, यहाँ पे क्यों नहीं होती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी एक ऐसा इशू उठाना चाहते हैं जिसमें सरकार को कहीं ना कहीं घेरा जाए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरा जाए। जातीय जो जनगणना होगी वो जाहिर है होती है, हर 11 साल बाद होती है, ठीक है, यहाँ भी होने वाली होगी, बट दूसरी तरीके की जनगणना होती है। ये चाहते हैं जाति के हिसाब से हो जाए, तो मुझे लगता है कि कोई विषय तो है नहीं इस तरह से, तो एक यही विषय उठा लिया। इस मुद्दे पर विधानसभा को कार्रवाई नहीं होना चाहिए। आज उनका काफ़ी भाषण जो इसी के इर्द रहा, जाति जनगणना भी रहा, उन्होंने उसको लेके भी कहा, जो समिट हुई थी कि साहब टाई लगा के लोग आ गए उसमें हुआ, तो मैं समझ प्रयास है तो होना चाहिए। इसमें अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए विपक्ष को भी। सीधी सी बात यह है कि राजनीति तरह हो, खाने पर पीने पर या बेकार के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सलावत जी ने बदल कि ये चिंता का विषय है देश की राजनीति में, अगर ऐसा हो रहा है तो आज की चर्चा इतनी ही। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सलावत जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, थैंक यू। अब आज की कुछ खास खबरें। गौतम बुद्ध नगर के एक होटल में देह व्यापार चल रहा था, इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने छापा मारा, सूचना सही निकली। यहाँ से 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। होटल के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार हैं, होटल का मालिक फरार है। गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 39 के सेक्टर 41 में एक ओयो होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में होटल के मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि होटल की मालकिन और मालिक दोनों फरार हैं। पुलिस ने यहां से 7 महिलाओं को रेस्क्यू करके निकाला है। इन महिलाओं से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस उपायुक्त हरीश चंद्र ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 41 के एच ब्लॉक में स्थित एक होटल में देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना के आधार पर सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा के नेतृत्व में टीम बनाई गई।
पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से होटल के मैनेजर गजेंद्र, धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्रवीण और आलोक को गिरफ्तार किया है। होटल का मालिक साहिल और उसकी पत्नी फरार हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। होटल में पेमेंट के लिए जो पेटीएम चल रहा था वो साहिल की पत्नी के ही नाम से था। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, पेटीएम मशीन, नकदी, मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं। कल रात्रि में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 41 में एक ओयो होटल है जिसमें कुछ अवैध और अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तत्काल इस पे एसीपी को अधिकृत करते हुए रेड करने के लिए कहा गया था। एसीपी 1 नोएडा के द्वारा रेड की गई, जिसमें 7 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है और 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर के अभियोग पंजीकृत कराया गया है। ये इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही मौके से काफी आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं, मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं और इसमें जो है वो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओयो होटल के मालिक जो संचालन कर रहे थे और उनके अन्य सहायकों के खिलाफ जो है इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है और सभी जो है वो बिंदुओं पर जांच की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने एक कमरे में रखी गई 7 महिलाओं को रेस्क्यू करके वहां से निकाला है। उन्हें महिला संरक्षण गृह में रखा गया है। महिलाओं से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि साहिल ने 1 महीने पहले ही ये होटल किराए पर लिया था। साहिल मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ये पता करने का प्रयास कर रही है कि देह व्यापार के धंधे में और कितने लोग संलिप्त हैं। पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ सफ़ेदपोश भी शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। 11 फरवरी को मुरादनगर में डॉक्टर शमशाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। हत्या के पीछे एक महिला का होना बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 शूटर गिरफ्तार किए हैं। इन लोगों को 2 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। सर वसीम से जानकारी नोटिस ने कराई थी। खुलासा हो रहा है, इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम है ओवैश सन ऑफ वकील कुरैशी और दूसरा मोहम्मद ओवैश सन ऑफ हाजी गयासुद्दीन कुरैशी। ये दोनों मेरठ थाना कोतवाली क्षेत्र के जनपद मेरठ के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। घटना में जो टीवीएस स्कूटी जो दिखती है लाल कलर की, वो भी बरामद की गई है और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद पूछताछ किया गया है तो इन लोगों ने घटना में संलिप्तता स्वीकारी है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल का विस्तार किया गया है। जिला अध्यक्ष बालकृष्ण गुप्ता और साहिबाबाद विधानसभा अध्यक्ष प्रवीण भाटी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने यूपी के बजट पर यूपी सरकार की तारीफ भी की है। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यूनियन का आरोप है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घपला किया गया है। जो लोग श्रमिक नहीं हैं उन्हें भी इस योजना में लाभ देना दिखाया गया है। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति ने श्रमिकों की बेटियों के हुए सामूहिक विवाह आयोजन में धांधली का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि श्रम विभाग द्वारा 15 और 24 नवंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें ऐसे लोगों का विवाह कराया गया जो श्रमिक है ही नहीं। यूनियन का आरोप है कि फर्जी तरीके से उनकी शादी दिखाकर सरकार से मिलने वाले अनुदान का बंदरबाट कर लिया गया। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर फर्जी आवेदन कराए गए। जिन श्रमिकों की बेटियां हैं भी नहीं उनके नाम पर बेटियों के फर्जी नाम दर्ज कर दिए गए। इसके अलावा जो जोड़े विवाह स्थल पर मौजूद नहीं थे उनके नाम पर भी शादी करना दिखाया गया है। यूनियन ने इस धांधली के लिए श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त को जिम्मेदार बताया है। साथ ही शासन से इस मामले की जांच, उप श्रमायुक्त के खाते और चल अचल संपत्ति की जांच की मांग भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। विद्यावती मुकुंदलाल महिला कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का समापन किया गया है। इस अवसर पर एक समारोह भी हुआ। यहाँ पर रोजगार मेला भी लगाया गया। समापन समारोह में छात्राओं को सर्टिफिकेट भी दिए गए। विद्यावती मुकुंदलाल महिला महाविद्यालय में मेंटरिंग और काउंसलिंग सेल के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के बाद एक कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के रीजनल डायरेक्टर देवेंद्र सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर शालिनी चौहान ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान बीए, बीकॉम, बीसीए की छात्राओं को माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रोजेक्ट मैनेजर शालिनी चौहान,
शादाब, हेमलता, दीपिका द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में 84 छात्राओं ने भाग लिया। कंपनियों द्वारा छात्राओं का साक्षात्कार लिया गया। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर शिखा सिंह ने छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संत गाडगे को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संत गाडगे ने अपने जीवन काल में अनेक स्कूल, कॉलेज और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संत गाडगे बाबा के 147वें जन्मदिन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ वक्ताओं ने कहा कि संत गाडगे बाबा ने महाराष्ट्र में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय और छात्रावासों का निर्माण कराया। ये भी बताया गया कि उन्होंने ये सब केवल भीख मांगकर किया और अपने पूरे जीवन में उन्होंने एक कुटिया तक नहीं बनवाई। वो हमेशा अपने बनाए गए धर्मशाला या गौशाला या विद्यालय, चिकित्सालय के बाहर पेड़ के नीचे ही रहना पसंद करते थे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रमेश चंद यादव, अनुष्का सिंह, प्रदीप गहलोत, गुलाब सिंह यादव, कृष्णा, रोशन, किशोर, मनोज पंडित आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसाइटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में नगर निगम ने वहां के निवासियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। सोसाइटी के लोगों ने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात कर अपनी बात कही और सारे आरोपों को झूठा बताया। पुलिस तक विवाद पहुंचने के बाद रिवर हाइट्स फेज 1 एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स की ओर से आज एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर पीएफए और पीईए के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो मजबूरन उन्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये ज्ञापन नगर आयुक्त के नाम अध्यक्ष सुबोध त्यागी की ओर से दिया गया है। ज्ञापन में ऑनर्स की ओर से बिंदुवार नगर निगम में अपनी बात रखी गई है। लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से आवारा श्वानों के पुनर्वास, रहने, भोजन, पानी की व्यवस्था के लिए सोसाइटी में 8 से 9 लाख रुपए खर्च करके फीडिंग सेंटर बनाया गया है। फीडिंग पॉइंट का गेट खोल दिया है और उसकी वीडियो बनाकर भेजी गई है। रिवर हाइट्स के लोगों का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। और 6 एकड़ जमीन में उनकी फीडिंग पॉइंट बनाई गई है और उनके रहने की व्यवस्था बहुत अच्छा की गई है। लेकिन ये पीएफए वाले कहते हैं कि वो कैद खाना है। अब आप ये बताइए, जहाँ बच्चों का पार्क था, ग्रीन एरिया था, वो सारा हम कुत्तों के नाम कर दिए हैं, तो भी पीएफए वाले कहते हैं वो कैद खाना है। आप ये बताइए, हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनको अगर अलग कर दिए हैं तो वो अलग रहें, हम अलग रहें, ताकि हमारे बच्चे सेफ रहें और उनका जो है वो हमारे सोसाइटी में बिल्कुल दखलअंदाजी न करें। हम कुत्ते जितने भी हैं उनको फीडिंग पॉइंट पे खाना पीना, रहने, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो कैद खाना है। आप बताइए कैसे कैद खाना है। अपर नगर आयुक्त अरुण यादव को दिए गए ज्ञापन में ऑनर्स ने कहा कि निगम ने झूठी शिकायत के आधार पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। उनकी मांग है कि नगर निगम झूठी शिकायत करने वाले पीएफए और पीईए के सदस्यों पर कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की परिचर्चा आपको कैसी लगी, बुलेटिन कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।